अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्पार्टिंग नॉलेज। और आज हम अपना इंटरनेशनल रिलेशंस का लेक्चर कंटिन्यू करने लगे हैं और दिस इज़ आई थिंक लेक्चर नंबर 13। और आज के जो टॉपिक है वो कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, काफ़ी सारे हम छोटे छोटे से टॉपिक करेंगे। ये सिलेबस का जो पार्ट है उसके अंदर ये टॉपिक्स आते हैं और ये टॉपिक बहुत सारी जो भी हम जिनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, मैं रियलिज़म वाले टॉपिक में इनका जिक्र कर चुका हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दे दिया है, काफ़ी जो टॉपिक जिसका बात कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये सिलेबस के स्पेसिफिकली सिलेबस ने इनको मेंशन किया हुआ है, तो हम एक दफ़ा इनसे ना एक मतलब एक रिवीजन भी हो जाएगी और हम थोड़ा सा दोबारा से ओवरव्यू देख लेंगे कि ये टॉपिक बेसिकली किस बारे में है। बेसिकली ये इन टॉपिक का सिलेबस ने इनको एक सेपरेटली इनको इस वजह से मेंशन किया है क्योंकि ये जो टॉपिक हैं इनको आपने ना एक बात तो समझने की है, दूसरी बात है कि ये इनको ना आपने अपने आंसर्स में लिखना है। ठीक है, मतलब देखें, हर कोई भी सब्जेक्ट होता है उसकी एक वोकेबलरी होती है। ठीक है, तो हमने ना जो अब आईआर का जो आप पेपर करते हैं तो आप आईआर की वोकेबलरी यूज़ करते हैं। ठीक है, वोकैब तो जब आप कोई एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के बजाय वो अगर आपका कॉन्सेप्ट कॉमन है, जैसे एनार्की एक कॉन्सेप्ट है जो कि आईआर में कॉमन है। ठीक है, एनार्की आईआर वालों को पता होगा कि एनार्की का क्या मतलब है। तो जब आप क्वेश्चन पेपर में जब आप आंसर लिख रहे होते हैं तो आप एनार्की के ऊपर अगर कोई बात करेंगे तो आप ये एनार्की को समझाने नहीं शुरू हो जाएंगे। आप सिर्फ मेंशन करेंगे कि भाई इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है, तो ये होता है उसकी वजह से। ठीक है, आप ये नहीं बता डेफिनेशन नहीं देना शुरू कर देंगे कि एनार्की क्या है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आज के जो टॉपिक्स हैं इनको आपने अपनी वोकेबलरी में यूज़ करना है। वो वोकेबलरी में आप तब यूज़ कर सकेंगे जब आपको ये समझ आएंगे टॉपिक्स। ठीक है, और कुछ हमने रियलिज्म के चैप्टर में कवर कर लिए, तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा हो गया होगा इन टॉपिक्स का। लेकिन आज हम क्लियरली इन टॉपिक्स को समझेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं और आप सीएसएस से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं कंटिन्यूसली, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो फर्स्ट इज़ पावर। पावर क्या होती है? पावर बेसिकली अगर इन लेमन्स टर्म में कहूँ तो बेसिकली एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस है ये। ठीक है, किसी को एबिलिटी हो इन्फ्लुएंस करने की। ठीक है, मैं उसको इन्फ्लुएंस कर लूँ कि भाई जो मैं कह रहा हूँ वो करो। ठीक है, और इन्फ्लुएंस जो कंट्रीज़ इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ जो अराउंड द ग्लोब इन्फ्लुएंस करती हैं एक दूसरे को, वो तीन फॉर्म्स में करती हैं। ठीक है, एक वो कोर्जन यूज़ करती हैं, फोर्स यूज़ करती हैं, डंडा यूज़ करती हैं। ठीक है, सेकेंड अप्रोच होती है पेमेंट, या आप उसको कह सकते हैं कैरेट्स दे के या रेसिप्रोसिटी करके। जिस तरह हमने फर्स्ट 2-3 लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रेसिप्रोसिटी, मैं तुम्हारे लिए ये काम करता हूँ, तुम मेरे लिए ये काम करो। ठीक है, और फिर थर्ड होता है अट्रैक्शन से। इसको कहते हैं सॉफ्ट पावर। अट्रैक्शन बेसिकली होती है कि आप आइडेंटिफाई करते हो, आपकी आइडेंटिटी के ऊपर आप काम करते हो किसी का। जैसे कि अगर दो मुल्क मुसलमान हैं तो एक जो मुसलमान मुल्क है वो बगैर शायद किसी पेमेंट के या बगैर किसी कोर्जन के काम कर ले, क्योंकि वो कहता है कि अच्छा दूसरा मुल्क भी मुसलमान है तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी बेस्ड पे यूएस इसराइल की मदद करता है क्योंकि उनका जो यूएस का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी प्रो जूइश है। ठीक है, तो इसको भी आप आइडेंटिटी या अट्रैक्शन वाली साइड पे कैटेगराइज कर सकते हैं। सो ये तीन मोड्स यूज़ होते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए और इसको पावर कहा जाता है। तो पावर जो होती है, हमने रियलिज्म के लेक्चर में देखा था कि इसको काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि इसको मेजर करना। ठीक है, तो इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, पावर के जो एलिमेंट्स होते हैं और उसको मेजर करते हैं पावर से, वो क्या हैं बेसिकली? वो ये हैं कि उनको आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं टेंजिबल। ठीक है, टेंजिबल का क्या मतलब है? जिसको टच किया जा सके, जो मेजर किए जा सके चीज़।
फिर होती है एक लेस टेंजिबल, जिसको मुश्किल होता है मेजर करना, ठीक है। और टेंजिबल जो चीज़ें होती हैं वो लॉन्ग टर्म होती हैं, और मतलब एक शॉर्ट पीरियड के लिए उनको नहीं देख सकते। इनकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ टेंजिबल थिंग्स की, जैसे जीडीपी हो गया, जैसे पॉपुलेशन होगी, जैसे टेरिटरी होती है कंट्री की, एक जियोग्राफी होती है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें अफ़गानिस्तान की जो जियोग्राफी है, चारों सर हर तरफ माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो उनको कॉन्कर करना इज़ वेरी क्लोज टू इम्पॉसिबल, ठीक है। अफ़गानिस्तान को कॉन्कर नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई हर जगह पहाड़ हैं, टेरेन इतनी ख़राब है। आप अपने रशिया घुसा था तो उन्होंने गुरेला वॉल करके रशिया को भगा दिया। अब अमेरिका घुसा है, अब वो भी 18 साल बाद अब वो भी भागने वाला है वहाँ से, अफ़गानिस्तान से, क्योंकि उनका टेरेन सारी माउंटेनस टेरेन है। वो घुस घुस के छुप छुप के उनको मार देते हैं, पूरी आर्मी की आर्मी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ज्योग्राफी जो टेरिटरी होती है कंट्री की, वो आप उसको कह सकते हैं कि वो उसकी पावर में कर आ सकती है। फिर जो रिसोर्सेज वगैरह होते हैं वो भी टेंजिबल थिंग्स में आते हैं। जो लेस टेंजिबल थिंग्स होती हैं उनमें आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर कंट्री का, कि पॉलिटिकल कल्चर स्टेबल है, डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है, क्या है, पेट्रियटिज़म लोगों में कितना है, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट लोग है कि नहीं, टेक्नोलॉजिकल अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी तो टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, वेपन्स अच्छे बनेंगे, ठीक है। तो ये लेस टेंजिबल थिंग है, इनको मेजर करना मुश्किल है, लेकिन ये भी पावर के अंदर पावर बढ़ाते हैं मुल्कों की, ठीक है। सो जब आप अपने कोई ईयर का आंसर लिख रहे होंगे तो आपने ये बातें जहन में रखनी कि पावर का ये मतलब है। फिर आपने पावर जब आप यूज़ करेंगे पावर का वर्ड, तो एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि उनको फ़ौरन पता लगना चाहिए, अच्छा ये पावर के वर्ड से इसका मतलब ये है, सही है। चले नेक्स्ट हमारा जो है वो है एनार्की। अच्छा, एनार्की हमने पढ़ी भी है, लेकिन मैं बता देता हूँ दोबारा। एनार्की बेसिकली ये है कि कोई ऑर्डर नहीं है दुनिया में, ठीक है। कोई कोई लॉज नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। कोई भी मुल्क किसी और मुल्क को के अंदर घुस के कब्ज़ा कर सकता है, ठीक है। और कोई मतलब एक बड़ा मुल्क नहीं है जो सबको, जिसके अंडर सब आते हों, ठीक है। एनार्की है, इसको कहते हैं एनार्की, ठीक है। और हमने काफ़ी सारी फॉर्म्स पढ़ी थी एनार्की की। एक तो ऑर्डर्ड एनार्की होती है, ऑर्डर एनार्की कहा जाता है कि एनार्की है लेकिन थोड़े बहुत इंटरनेशनल रूल्स हैं जिसको फॉलो करते हैं मुल्क, ठीक है। कंप्लीट केओस नहीं है, जिसको कहते हैं कंप्लीट केओस ये होता है कि जंगल है, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई मतलब आओ बारबेरियंस की तरह लोग रह रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशन है, डिप्लोमेसी लोग करते हैं, लेकिन बस ये है कि कंट्रोल कोई ऊपर से नहीं कर रहा है एक मुल्क, ठीक है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। हर मुल्क की अपनी गवर्नमेंट है और वो अपने इंटरेस्ट के ऊपर चलती हैं, ठीक है। और अपने ऊपर रिलाय करती हैं वो, ठीक है। अपनी फ़ौज बनाती हैं, अपना डिफेंस करती हैं, किसी के ऊपर रिलाय नहीं कर सकता कोई, ठीक है। रिलाय करोगे तो भाई मुल्क तबाह हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी जो है वो हमने पढ़ी थी। और सॉवरेनिटी इज़ बेसिकली कि भाई हमारी जो स्टेट होती है ना, वो वो उसके ऊपर कुछ होता नहीं है, वो ऑटोनमस होती है। उसका जो रूलर होता है ना, वो डिसाइड करता है कि क्या सीन है, क्या स्टेट में क्या होगा, स्टेट किस तरह से एक्ट करेगी, उसको कोई बताने वाला नहीं होता, ठीक है। और क्योंकि सब सब स्टेट सॉवरीन है, सब स्टेट्स के ऊपर कोई नहीं है, तो सब स्टेट्स इक्वल हैं, ठीक है। हालांकि किसी स्टेट की पावर किसी और स्टेट से ज़्यादा होगी, ठीक है। रिलेटिव पावर हमेशा रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट नहीं होती। एक दूसरे से मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं पावर को, ठीक है। तो हमेशा से पावर वेरी करेगी, लेकिन हर मुल्क मुल्क सॉवरीन है, ठीक है। और हमने ये पढ़ा था, रियलिस्ट कहते हैं कि सॉवरेनिटी जो है ना, एप्स मतलब उसको नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। एक मुल्क जो कर रहा है अपने मुल्क में उसको करने दो, ठीक है। इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जबकि जो हमारे लिबरलिज्म की थ्योरी थी वो ये कहती थी कि भाई नहीं, अगर किसी मुल्क में जुल्म हो रहा है और कुछ हो रहा है तो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप इंटरफेयर करो, सॉवरेनिटी गई भाड़ में, ठीक है।
तो सॉवरेनिटी का ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। फिर थर्ड हमारी जो डेफिनेशन है वो है सिक्योरिटी डायलेमा की, फोर्थ डेफिनेशन में भी। अच्छा, सिक्योरिटी डायलेमा ये होता है कि क्योंकि एनार्की है, ठीक है, हर एक मुल्क सॉवरीन है, तो जो दुश्मन मुल्क होते हैं ना, अगर आप देखते हैं कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो वेपन्स बना रहा है, भाई न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, तो आप कहते हैं भाई मैं भी न्यूक्लियर वेपन बनाऊँ, अगर इसने बना लिए तो भाई मैं तो गया, ये मुझ पर अटैक करके मुझ पर कब्ज़ा कर लेगा, तो आप भी बनाते हैं। फिर वो F-16 बनाता है तो आप भी F-16 बनाते हैं, ठीक है। इसको फिर आप अगर F-17 बनाते हैं, फिर आपका दुश्मन वो देखता है अच्छा ये F-17 बना रहा है, चलो मैं भी बनाता हूँ। तो ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता है। सिक्योरिटी हमेशा आप इनसिक्योर रहते हैं, ठीक है। आप सोचते हैं कि यार सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट ही ऐसा क्रिएट हुआ है ना, एनार्की है, सॉवरेनिटी है, कोई सेंट्रल वो पूछने वाला नहीं है, कोई सेंट्रल लॉज नहीं है, ठीक है। तो फिर आप सेल्फ हेल्प करते हैं, अपना अपनी मदद आप करते हैं, ठीक है। जब आप अपनी मदद आप करेंगे तो फिर इस तरह से आर्म्स रेस स्टार्ट हो जाएगी, साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। आप देखेंगे कि अच्छा जैसे इंडिया पाकिस्तान में हमसे 1947 से हो रहा है, हम हमेशा हमेशा से काउंटर करते हैं इंडिया को, इंडिया हमें काउंटर करता है, ये साइकिल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या सीन है। अच्छा, नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पावर। सो बैलेंस ऑफ पावर ये है कि जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है, जब हमने ये देख लिया कि पावर पावर होती है एक चीज़, और इन्फ्लुएंस पावर यूज़ करते हैं नेशंस इन्फ्लुएंस करने के लिए लोगों को, ठीक है, अपनी बात मनवाने के लिए, जो उनका फ़ायदा होता है वो करवाने के लिए। फिर इंटरनेशनल सिस्टम है, एनार्की है, फिर स्टेट्स जो है सॉवरेन है, ठीक है। फिर स्टेट्स बेसिकली डिफरेंट जो है ना मिल के जो स्टेट्स हैं वो बनाती हैं, वो एक ट्रीटी साइन करती हैं, वो एलाइज बन जाती हैं एक दूसरे की, ठीक है। इसी तरह से एलाइज बन जाती हैं, फिर ग्रुप्स बन जाते हैं जो मिल के एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते हैं। तो एक ना पावर स्ट्रक्चर बन जाता है दुनिया में, ठीक है। और वो एक दूसरे को बैलेंस करना चाहता है कि अच्छा अगर इसके पास ज़्यादा पावर आ गई तो हम अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ाते हैं, तब हमारे पास भी पावर आएगी, तो इक्वल हो जाएगा सीन, ठीक है। हमेशा बैलेंस करना ही होती है पावर, ठीक है। अगर बैलेंस नहीं करोगे, एक ऊपर निकल जाएगा तो फिर आप गए, फिर आपका मुल्क, आप दूसरा जो एनिमी मुल्क है जो ऊपर निकल गया है, वहाँ पे अटैक कर सकता है, ठीक है। तो जब बैलेंस ऑफ पावर होगा तो फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अभी मैं आपको समझाने लगा हूँ। पावर डिस्ट्रीब्यूशन के 3 मोड्स जो डिफाइंड हैं वो ये हैं। एक फर्स्ट जो होता है वो होता है मल्टीपोलर सिस्टम, ठीक है। मल्टीपोलर सिस्टम क्या है कि इसमें मल्टीपल पोल्स होते हैं, ठीक है। मल्टीपल पोल से मुराद के एक मुल्क जो है, इसमें देखें ये जो लेफ़्ट साइड पे मल्टीपोलर सिस्टम में की डायग्राम शो हुई है, तो इस पे जो एक ऊपर वाला जो है वो टॉप व्यू है और नीचे वाला जो है वो साइड व्यू है। ऊपर वाला शो कर रहा है कि सारे मुल्क जो है ना वो आपस में इक्वल है, कोई किसी के ऊपर नहीं है। ये जो सर्कल का साइज़ है ना ये सेम है, ठीक है। और फिर साइड व्यू आप देखें तब भी ये एक दूसरे के साथ सेम है, सेम सेम उनका साइज़ है, ठीक है। और हायरार्की जो है ना, हायरार्की का मतलब होता है एक के ऊपर एक, कोई किसी के ऊपर नहीं है, सेम सेम सीन है, ठीक है। तो इसको कहते हैं मल्टीपोलर सिस्टम, ठीक है। फिर होता है बाइपोलर सिस्टम। बाइपोलर सिस्टम क्या है कि एक मुल्क, 2 मुल्क होते हैं जो सबसे ऊपर होते हैं और उनके नीचे फिर मुल्क होते हैं, ठीक है, जो उनके ग्रुप में होते हैं। ये सिस्टम कब था? ये कोल्ड वॉर में सिस्टम था, जब रशिया और यूएस दोनों ही सुपर पावर थे, ठीक है। रशिया के नीचे आते थे सोशलिस्ट मुल्क और अमेरिका के नीचे आते थे कैपिटलिस्ट मुल्क, ठीक है। और इस तरह की हायरार्की बनी हुई थी, ठीक है। और इनमें ना बेसिकली बैलेंस, ये जो दोनों ब्लॉक्स थे ना, एक एक ब्लॉक अलग होगा, एक ब्लॉक अलग होगा, 2 ब्लॉक्स बनते हैं ना, हर सुपर पावर के नीचे एक ब्लॉक होता है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, ठीक है। और बस एक एक कंट्री होती है जो सबसे ऊपर होती है ब्लॉक में, ठीक है, और वो डोमिनेंस शो करती है, ठीक है, डोमिनेट करती है, ठीक है, उसकी बात सबको माननी पड़ती है उस ब्लॉक के अंदर, ठीक है। फिर हमारा आता है यूनिपोलर, इसको कहते हैं हेजिमनी, ठीक है, हेजिमनी। यूनिपोलर ये होता है कि एक मुल्क
पूरी दुनिया में सबसे ऊपर है, ठीक है। ये कोल्ड वॉर के बाद जो अमेरिका था 1990s ऑनवर्ड, वो उसका ये सीन था, अमेरिका सबसे ऊपर था, ठीक है। और प्योरली फुल डोमिनेट करता था, और स्टीप हायरार्की थी, सब मुल्क उसके नीचे थे, और फुल हाइपर पावर बना हुआ था, वो हेजीमनी थी अमेरिका की। अब जो है ना, अब 2012 2011 ऑनवर्ड्स हमारा जो वर्ल्ड है, हमारा जो सिस्टम, वो मल्टीपोलर सिस्टम की तरफ जा रहा है, क्योंकि चाइना भी अब ऊपर आ रहा है, और फिर रशिया भी स्टेबल होके ऊपर आना शुरू हो गया है, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे जो है ना अब मेजर प्लेयर्स बन गए हैं, और थोड़ा सा मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया। अमेरिका की अभी भी पावर है, अभी भी सुपर पावर है अमेरिका, लेकिन जो उस ज़माने में था ना कोल्ड वॉर के बाद, वो वाला बात नहीं है अब। तब उसकी दहशत थी अमेरिका की। अब थोड़ी, क्योंकि चाइना भी ऊपर आ गया, तो थोड़ी सी दहशत कम हो गई है, ठीक है। सो अब हम एक और थ्योरी पढ़ने लगे हैं, वो है पावर ट्रांजिशन थ्योरी। सो पावर ट्रांजिशन थ्योरी ये है कि ये जो आपने अभी देखी है ना पावर डिस्ट्रीब्यूशन, आपने देखी थी कि एक मुल्क दूसरे से ऊपर है, दूसरा मुल्क तीसरे से ऊपर है, फिर इस तरह से हायरार्की बनी हुई है। तो पावर ट्रांजिशन थ्योरी ये थ्योरी है, ठीक है, जो ये कहती है कि जो वॉर्स हुई हैं ना आज तक हिस्ट्री में, ठीक है, वो तब होती हैं कि जो टॉप, जो ऊपर होती है ना, ऊपर ऊपर जो मुल्क होता है हायरार्की में, वो चैलेंज हो एक उभरते हुए, जो इन राइजिंग पावर है, एक कोई मुल्क ऊपर बढ़ रहा है, वो उसको चैलेंज करे हायरार्की को, ठीक है, वो ऊपर वाले मुल्क को चैलेंज करे और ऊपर ऊपर बढ़ने की कोशिश करे। तब जो आज तक सबसे बड़ी वॉर्स हुई हैं ना, इसकी वजह से हुई हैं, ठीक है। तो जो हमारा एक बुक है, जो एक बुक है उसका नाम है डेस्टिन्ड फॉर वॉर, कैन अमेरिका एंड चाइना एस्केप थुसिडीड्स ट्रैप, ठीक है, बाय ग्राहम टी एलिसन। ये जो बुक है ना, इसने काफ़ी ज़बरदस्त एनालिसिस किया है पिछले 500 सालों का इस फिनोमेना के बारे में, कि राइजिंग पावर और जो स्टेटस को पावर थी, स्टेटस को का मतलब जो अभी सबसे टॉप पे पावर है वो, और राइजिंग पावर जो जो कंट्री राइज कर रही होती है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो उसने 500 साल की पिछले हिस्ट्री निकाली, और उसने देखा है कि क्या सीन है, कब ये वॉर्स होती हैं, और क्या सीन है। तो थुसिडाइड्स हमने पढ़ा था। थुसिडाइड्स एक ग्रीक वो था, राइटर था, हिस्टोरियन इसको कह सकते हैं, जिसने ना पोलिपिनेशियन वॉर्स के ऊपर लिखा था। तो ये जो वॉर हुई थी, ये हुई थी स्पार्टा और एथेंस के दरमियान में। स्पार्टा जो था ना स्टैब्लिश्ड पावर था, और एथेंस जो है ना राइज कर रहा था ऊपर, ठीक है, स्पार्टा से ऊपर निकलना चाह रहा था, ठीक है। तो इनके इनके ऊपर, इनके दरमियान में फिर वॉर हो गई। वो स्पार्टा तो नहीं निकलने देना था ना, जो ऊपर होता वो थोड़ी निकलने देता नीचे वाले को, ठीक है। तो वॉर हो गई, ठीक है। तो ये इसको इस टर्म को कहा जाता है थुसिडाइड ट्रैप। ट्रैप से मुराद के वॉर हो गई होगी, ठीक है। अगर एक ऊपर पावर है और एक उससे आगे निकलने की कोशिश करेगी कोई और कंट्री, तो वॉर इमिनेंट है, वॉर को रोका नहीं जा सकता, ठीक है। जो ये बुक है ग्राहम टी एलिसन की, इसने भी फिर ना पिछले 500 सालों का डाटा देखा है, और ये भी इस कंक्लूजन पे पहुंचा है कि भाई वॉर तो होती है अगर राइजिंग पावर ऊपर जा रही हो और फिर स्टेटस को पावर नीचे आ रही हो, ठीक है, तो फिर ये वॉर होती है। तो इसने एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जो जब कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुई थी, तो स्पेन जो था ना सुपर पावर था, स्पेन ने ये सारा साउथ अमेरिका कब्ज़ा किया हुआ था, मैक्सिको, साउथ अमेरिका, ये सारा स्पेन के पास था, ठीक है। स्पेन बहुत बड़ी पावर था। इंग्लैंड उस टाइम इतनी बड़ी पावर नहीं था, ठीक है। ये हो रही है बात 1400s 1500s की बात है। फिर जो था ना इंग्लैंड जो था ना, एक वॉर, इंग्लैंड ने फिर तरक्की करना स्टार्ट हो गई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई। फिर इंग्लैंड ने फिर वॉर लड़ी एक स्पेन के साथ, ठीक है, और स्पेन हार गया। फिर इंग्लैंड जो था वो आपका बन गया था सुपर पावर, ठीक है। उससे पहले स्पेन था। अच्छा, स्पेन से पहले फिर, और फिर जो था ना इसी तरह से और मुल्क थे, ठीक है। 500 साल की ये हिस्ट्री है, ठीक है।
और फिर इंग्लैंड ने फिर रूल किया, कॉलोनाइज किया इतना पूरा, उसका कहते थे कि सूरज गरूब नहीं होता है इंग्लैंड में, ठीक है। फिर उसके बाद जो था ना आपका इंग्लैंड ने रूल किया वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर वन के बाद ना इंग्लैंड बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, ठीक है। फिर उभरा अमेरिका और यूरोप में उभरा जर्मनी, ठीक है। जर्मनी और अमेरिका जो थे ना, ये इन्होंने तरक्की की काफ़ी वर्ल्ड वॉर वन के बाद, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन जो था, इंग्लैंड, वो बहुत वीक हो चुका था वर्ल्ड वॉर वन के बाद, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में ये हुआ था बेसिकली कि इंग्लैंड सुपर पावर था, ठीक है, और ये जर्मनी ऊपर आया था और ये सारों की वॉर स्टार्ट हो गई थी। जर्मनी ने ऊपर निकलने की कोशिश की थी और रशिया ने भी, फ्रांस, तो इनकी ना आपस में वॉर हो गई थी वर्ल्ड वॉर वन। फिर उसके बाद लेकिन काफ़ी वीक हो गया ब्रिटेन, ठीक है। लेकिन अमेरिका, इतना फ़र्क नहीं पड़ा अमेरिका को और अमेरिका ने काफ़ी तरक्की की। फिर अमेरिका लेकिन अभी सुपर पावर नहीं बना था अमेरिका, ठीक है। ये इक्वल लेवल पे थे अभी सारे, जर्मनी, अमेरिका, ठीक है। और लेकिन अमेरिका जो था ना बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा था। एवेंचुअली फिर वर्ल्ड वॉर टू होती है और वर्ल्ड वॉर टू में ये होता है सीन कि इंग्लैंड की जो पावर थी बिल्कुल फारिग हो गई, इंग्लैंड बिल्कुल फारिग हो गया, कॉलोनाइजेशन ख़त्म हो गई थी और ख़त्म, मतलब छोड़ दी इंग्लैंड ने, कॉलोनीज छोड़ना स्टार्ट कर दी। और जब इंग्लैंड ने कॉलोनीज छोड़ना स्टार्ट कर दी और देखा गया कि भाई इंग्लैंड तो फारिग हो गया, तो अब फिर अमेरिका जो था ना वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक सुपर पावर के लेवल पे आ गया था, ठीक है। दूसरी तरफ रशिया था, रशिया ने भी काफ़ी, रशिया वर्ल्ड वॉर वन के बाद रशिया में रेवोल्यूशन आई थी, ठीक है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। और सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के बाद जो था ना रशिया भी काफ़ी तरक्की कर चुका था, रशिया भी सुपर पावर के लेवल के आसपास पहुंच चुका था, ठीक है। तो अब ये दोनों सुपर पावर्स के, दो सुपर पावर्स बन गई थी वर्ल्ड में, तो फिर कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी इनमें, ठीक है, बाय पावर वर्ल्ड हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद रशिया जो था बैठ गया कोल्ड वॉर के बाद 1990s ऑनवर्ड, ठीक है, और अमेरिका सोल सुपर पावर बन गया। अब जो है ना चाइना राइज कर रहा है, ठीक है, और अब दोबारा से वो सिचुएशन बनने लगी है कि भाई एक राइजिंग पावर है और एक जो है स्टेटस को पावर है अमेरिका। तो ये बुक फिर बताती है कि भाई ये क्या डेस्टिन्ड फॉर वॉर है, क्योंकि हमेशा से हिस्ट्री में देखा गया है राइजिंग पावर और स्टेटस को पावर में हमेशा वॉर होती है, ठीक है। राइजिंग पावर जो है ना वॉर करती है या स्टेटस को पावर वॉर करती है, नौबत आ जाती है वॉर करने की, ठीक है। लेकिन लेकिन अब जो है ना हमारे पास जो ज़माना है, पहले ज़माना जो था वो न्यूक्लियर पावर का नहीं था, अब न्यूक्लियर पावर वाला ज़माना है। तो अगर इनमें वॉर होगी तो दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। हज़ारों न्यूक्लियर वेपन्स हैं चाइना के पास, अमेरिका के पास, ठीक है, और ये एक दूसरे को तबाह कर देंगे अगर वॉर करेंगे, एक दूसरे को क्या पूरी दुनिया को तबाह कर जाएंगे अगर इनमें वॉर हुई। तो बड़े हम अजीब गरीब टाइम में रहते हैं, लेकिन होपफुली देखते हैं क्या होता है। सो ये है पावर ट्रांजिशन थ्योरी, इसका नाम था। सो हमारे जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है? नेशनल इंटरेस्ट वो होता है कि जो आपके नेशन के लिए बेस्ट हो, ठीक है। सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट, सारी चीज़ों के लिए सारा इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, लेकिन आप जो नेशन के लिए बेस्ट है वो वाला इंटरेस्ट जो है ना उसको परस्यू करता है नेशन, वो उसका गोल होता है, ठीक है। और ये कौन डिफ़ाइन करता है कि भाई कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है, को क्या चीज़ डिफ़ाइन करेगी? तो भाई ये जो आपके एलिट्स होते हैं ना कंट्री के, जो आपके रूलिंग पार्टीज़ होती हैं, जो रूल करते हैं उस कंट्री को, गिने चुने लोग, रूलिंग एलीट उनका नाम उनको कहते हैं। तो वो जो है ना वो उनकी जो परसेप्शन होती है, उनके जो बिलीव्स होते हैं और वो जो सोचते हैं, और कंट्री की हिस्ट्री उन्होंने देखी होती है, इन्फ्लुएंस हुए होते हैं सारी चीज़ों से, तो वो डिफ़ाइन करते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है। और वही नेशनल इंटरेस्ट जो है ना फिर वो कंट्री परस्यू करती है, उसकी सारी फॉरेन पॉलिसी, आर्मी, सब कुछ उसी के ऊपर बेस्ड होता है, नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। सो अब जब आप अपना जब क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होंगे ना इंटरनेशनल रिलेशन में, तब आपने ये सारी वोकैबुलरी यूज़ करनी है, ठीक है।
नेशनल इंटरेस्ट वगैरह वगैरह, पावर सिस्टम, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है, ठीक है, सिक्योरिटी डायलेमा क्या है, ठीक है। आप ये नहीं लिखेंगे कि अगर पाकिस्तान इंडिया का सवाल आ गया तो आप ये नहीं लिखेंगे पाकिस्तान जो है वो आर्म्स रेस में मसरूफ़ है इंडिया के साथ, आप लिखेंगे पाकिस्तान सिक्योरिटी डायलेमा में है, ठीक है, इसी वजह से आर्म रेस हो रही है, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल, ठीक है। सो एनीवेज ये आज का टॉपिक था, तो थैंक यू वेरी मच एंड पढ़ते रहें, इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं। और अभी तक एफपीएससी ने अनाउंस नहीं की है सीएसएस की अनाउंसमेंट, आई थिंक ये कोरोना की वजह से लेट हो गया सारा मामला, लेकिन होपफुली जल्द ही अनाउंस हो जाएगा। तो उसकी मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे नए वीडियोस की। तो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।